बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस छोटी सी वीडियो में हम ईरानी बंदरगाह चाबहार और उसकी ख़ित्ते में अहमियत और ईरान, इंडिया और चाइना के मौजूदा हालात के बारे में छोटी सी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नाज़रीन इकराम, चले वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, चाबहार, जिसे फ़ारसी में चहार बहार कहा जाता है, चहार फ़ारसी में चहार और इसे उर्दू में हम चार कहते हैं। बहार से मुराद मौसम बहार, लिहाजा इसका मतलब एक ऐसी जगह है जहां साल के चारों मौसम बहार का वक्त होते हैं। अब नाज़रीन, चाबहार जो बंदरगाह है, इसकी तारीख़ पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। चाबहार के पड़ोस में एक माहिगिरी गांव और साबका बंदरगाह है जिसकी तारीख़ 2500 कबल मसीह से है, जो सिकंदर आज़म की फ़तह में टीज़ के नाम से जाना जाता था और आखिरकार इसका नाम टीस रख दिया गया। नाज़रीन इकराम, अफजलुद्दीन करमानी 12वीं और 13वीं सदी के अवाइल में एक मुसन्नफ़, शायर, फ़लसफ़ी और तबीब था और मुख्तलिफ़ किताबों का राइटर था। इस अफजलुद्दीन करमानी ने अपनी किताब अक़दुल आली अल-मुग़ीफ़ुल आली में टीज़ बंदरगाह और उसकी कामर्स और ट्रेड के बारे में ज़िक्र किया है। नाज़रीन इकराम, एक और मरूफ़ स्कॉलर और तारीख़दान अल-बरूनी ने अपनी तारीख़ी किताब तारीख़ अल-हिंद में टीज़ बंदरगाह, जिसका जदीद नाम चाबहार बंदरगाह है, को भारत के साथ एक तजारती बंदरगाह का जिक्र किया है। टीज़ बंदरगाह पहले एक फ़ाल तजारती बंदरगाह थी और उसे मंगोलों ने तबाह कर दिया और गांव में अभी भी कुछ खंडरात बाकी हैं। नाज़रीन इकराम, अफ़ोंसो डी अल्ब्रोक जनरल था, जो कि एक पुर्तगाली फ़ौज का जनरल था, कि ज़ेरे सरपरस्ती पुर्तगाली फ़ौजों ने चाबहार या टीज़ बंदरगाह का कंट्रोल हासिल कर लिया, जो 1621 ईस्वी तक वहीं पर रहा और अंग्रेज़ और बाद में पुर्तगाली 17वीं सदी में इस इलाके में दाखिल हुए। नाज़रीन इकराम, जदीद जो चाबहार बंदरगाह है, ये 1970 ईस्वी के आसपास का है, जब उसे म्यूनसिपैलिटी का दर्जा दिया गया, बल्दिया का दर्जा दिया गया और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, जो शाह ईरान जो था, उसके हुक्म से बंदरगाह के बड़े मंसूबे शुरू किए गए और ईरान को एक गालिब ताकत बनाने की पॉलिसी के हिस्से के तौर पर एक जदीद बहरी और फ़ज़ाई अड्डा कायम कर दिया गया। और उस वक़्त चाबहार और उसके आसपास के दीगर तरक्याती मंसूबों में अमेरिका की भी बड़ी तादाद में शिरकत शामिल थी। लेकिन 1979 ईस्वी के इनकलाब के बाद, जो ईरानी इनकलाब आया था, उसके बाद गैर मुल्की कंपनियों ने ये मंसूबे छोड़ दिए और ईरानी कंपनियों ने ये मंसूबे अडाप्ट कर लिए। नाज़रीन इकराम, इसके बाद ईरान इराक़ जंग में चाबहार रसदी और स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल था। नाज़रीन इकराम, इस जंग ने ईरान इराक़ जंग ने अबनाए हरमूज़, जो कि खलीज ओमान और खलीज फ़ारस के दरमियान वाक़ई एक अहम अबनाए है, जिसकी शुमाली साहलों पर ईरान और जनूबी साहलों पर मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान वाक़ हैं, और ये अबनाए कम अज़ कम 21 मील चौड़ी है, जिसमें ईरान इराक़ जंग ने सलामती को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाए तो बहरी जहाज़ खलीज फ़ारस में दाखिल नहीं होते थे। इस वजह से लिहाजा चाबहार जंग के दौरान एक अहम बंदरगाह की हैसियत हासिल कर चुका था। नाज़रीन, सन 1980 की दहाई में ईरानी हुकूमत ने मशरक़ी महवर तरक्याती स्कीम के नाम से एक नई स्कीम तैयार की, जिसका मकसद मशरक़ी सूबों में मुआशी नमू को फ़रोग़ देने के लिए चाबहार की जोग्राफियाई पोजीशन को इलाक़ाई तरक्की के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल करना था। अब नाज़रीन, हम देख लेते हैं कि जो चाबहार बंदरगाह है, इसके इकनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी मुआशी अहमियत क्या है ख़ित्ते में। नाज़रीन, चाबहार बहर हिंद तक ईरान का करीब तरीन और बेहतरीन रसाई का नुक्ता है, मरकज़ है। इस वजह से चाबहार बहर हिंद और वस्ती एशिया के शुमाली हिस्से में वाक़या
ممالک کے درمیان راہداری کو بڑھانے کے ذریعے سے ایرانی ترقی کا ایک مرکزی نقطہ ہے، اور راہداری کی ترقی اور بہتر سیکیورٹی اور راہداری خدمات کی مدد سے مقامی شہریوں کو بے پناہ فوائد حاصل ہونے تھے۔ اس سے چابہار بہار کے معاشی جو شعبے ہیں ان میں فش انڈسٹری اور تجارتی سیکٹر ہیں۔ فشری سیکٹر جن میں مچھلی پکڑنے کی سب سے بڑی مقدار ہے، جو بنیادی طور پر چابہار فری ٹریڈ انڈسٹریل زون سے باہر ہے۔ آزاد تجارتی علاقے میں واقع تجارتی شعبے میں ترقی کی اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ ایسی جگہ کا رخ کرنا جو جنوبی ایشیا یعنی ہندوستان اور دبئی میں کاروباری نمو کے مراکز کو وسطی ایشیا اور افغانستان کی مارکیٹس کو جوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، اب اس کو فائنلی ہم اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر یا نقل و حمل کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے بات کو کلوز کرتے ہیں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ ناظرین اکرام، جو چابہار ہے یہ ہوائی، سمندری اور سڑکوں کے ذریعے ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹیشن سے منسلک ہے، یعنی ایرانی شہر زاہدان کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں اور مشہد، شیراز اور بندر عباس کے لیے ہفتہ وار 2 بار پروازیں، اور مزید دوحہ، دبئی اور مسقط کے لیے بھی ہفتہ وار 2 بار پروازیں مختص ہوئی ہیں۔ ناظرین، چابہار کے پاس 2 ادر جیٹیز ہیں، یعنی مال اندوز جگہ ہیں جو اسے بین الاقوامی آبی گزرگاہوں سے جوڑتے ہیں۔ چابہار نیشنل روڈ نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے، جہاں سے 4 روٹس جو روڈ کے روٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ چابہار بندر عباس روٹ، چابہار ایران شاہراہ کرمان روٹ، چابہار ایران شاہراہ زاہدان مشہد روٹ، اور ایران شاہراہ زاہدان ملاک روٹ جو کہ افغانستانی بارڈر پر ہے۔ یعنی 4 روٹ سے قومی اور بین الاقوامی راستوں سے ملا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کرنی، جو میں ابھی کر رہا ہوں، بڑی قابل غور ہے کہ پاکستان میں گوادر بندرگاہ اور سی پیک پروجیکٹس یا منصوبوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے جولائی 2016 میں ایران میں واقع چابہار بندرگاہ کی ڈیولپمنٹ اور مزید چابہار سے زاہدان تک ریلوے لائن منصوبوں کے لیے معاہدے کیے ہوئے تھے 2016 میں۔ اب کیا ہوا کہ منصوبوں کے لیے معاہدے کیے، جن میں $150 ملین جو تھا وہ ریلوے ٹریک پر مختص کیا گیا تھا، اور $400 ملین جو تھا وہ چابہار ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تھا، چابہار بندرگاہ کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے۔ اور اس طرح انڈیا چابہار سے بذریعہ افغانستان ایک زمینی راستہ حاصل کر کے سی پیک کے منصوبوں کو چیلنج کرنا چاہتا تھا، جو کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو سی پیک کے منصوبے چل رہے ہیں اور ان میں کافی حد تک کام ہو چکا ہے۔ تاہم حیرانگی اس بات کی ہے کہ امریکی دباؤ کے تحت انڈیا نے ایران کے ساتھ کیے معاہدوں کو پس پشت ڈال دیا اور امریکہ کے ایما پر چینی علاقوں میں گھسنے کی کوشش کی۔ تاہم جوابی کارروائی میں بھارت کے 20 سے زائد فوجی مارے گئے اور 100 سے زائد گرفتار ہو گئے تھے۔ اب ناظرین، مزید کیا کیا چینی فوج نے لداخ اور دیگر ملحقہ علاقوں اور جو ان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ علاقے لگتے ہیں وہاں پہ پیش قدمی کرتے ہوئے کئی 100 کلومیٹر جگہ پر قبضہ کر لیا اور اپنے قبضے وہاں پر جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی کانفلکٹ ابھی بھی جاری ہے۔ تاہم انڈیا میڈیا جو ہے وہ مودی میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں نہ کوئی گھسا ہے، نہ گھس کر آیا ہے، اور نہ ہی ہماری کسی پوسٹ پر قبضہ۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ اب بعد میں میڈیا میں رپورٹنگ شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ ساری بات سامنے آ جائے گی۔ اب ناظرین، یہ سارا جو معاملہ تھا، چونکہ امریکہ کی ماں پر انڈیا نے یہ چین میں حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انڈیا کو یا مودی حکومت کو امید تھی کہ امریکہ اس کی مدد کو آئے گا، لیکن وہ نہ آیا اور مودی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی۔ فوجی بھی اپنے مروا لیے اور اپنی جگہ پر قبضہ بھی کروا لیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش سے بھی
इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, उनसे भी जंग सी कैफियत बनी हुई है। और ये तीनों मुल्क जो हैं ये एक चीनी कैंप जो है, चीनी कैंप में चले गए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान भी उसी कैंप में शामिल है। अब इन्होंने क्या किया, इन मुल्कों ने भारत को लाल झंडी दिखा दी है कि अब वो भारत के बहकावे में ये मुल्क नहीं आएंगे। नाज़रीन इकराम, एक छोटी सी और बात कर लेते हैं कि अमेरिका और उसके हम ख्याल ममालिक, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, ईरान को, ये जो ईरान है इसको सफ़ा हस्ती से मिटाना चाह रहे हैं, इनको धमकियां दे रहे हैं, उस पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किधर हमला कर दिया, कभी किसी तेल की जगह पे हमला कर दिया, कभी कहीं जमा हमला कर दिया, और इसको सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहते हैं। ताहम ईरान ने मौका पाकर, ईरानी हुकूमत ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए न सिर्फ इंडिया को चाबहार और दीगर मंसूबों से ठुटा मार कर निकाल बाहर किया है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा मंसूबों के लिए, जिनमें चाबहार बंदरगाह और चाबहार ज़हदान रेलवे ट्रैक भी शामिल हैं, चीन से नए मुआहदे अगले 25 साल के लिए इन्होंने मुआहदे कर लिए हैं चीन से। और अब ईरान के किसी मामला में इसका इंडिया का कोई तल्लुक वास्ता नहीं होगा। और ईरान जो है, एक और ख़बर यह है कि ईरान जो है वो CPEC का हिस्सा, CPEC के मंसूबों का हिस्सा बनने जा रहा है। और इस वजह से इंडिया में इस बात को सुनने के बाद सफ़े मातम बिछा हुआ है। इंडियन मीडिया जो है वो रो रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है। नाज़रीन इकराम, इंडिया इस वक्त मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा पॉलिसियों के पेश नज़र मुकम्मल तौर पर खित्ते में अकेला रह चुका है। कोई मुल्क भी जो पड़ोसी मुल्क है वो इनके साथ चलने के लिए, इनकी पॉलिसियों को अडाप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये हिंदुत्वा पॉलिसी जो है ये सिर्फ वो हिंदुओं को प्रमोट करने के लिए आगे चलती जा रही है। बाकी जो इंडिया के अंदर भी माइनॉरिटीज़ हैं वो उन सब को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, बल्कि उन पर झूठे पर्चे मुकदमे दर्ज करके उनको अंदर डाला जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। नाज़रीन इकराम, न सिर्फ इंडिया की खारजा पॉलिसी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, बल्कि जो इंडिया के दाखिली अंदरूनी मामलात हैं वो भी इस बात की खुशखबरी दे रहे हैं आप कि इंडिया मुस्तकबिल करीब में पूरी तरह टूट जाएगा, और जिससे कई छोटी छोटी रियासतें वजूद में आने के कभी इम्कानात हैं। और अगर उसका मुकाबला पाकिस्तान से किया जाए तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान एक अहम फरीक है CPEC, और उसके अलावा जो चाइना की इधर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, और उसके बाद ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को अगर देखा जाए तो सारे सिनेरियो में पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ तेज़ी से गामज़न है। नाज़रीन, आपसे ये इल्तमास है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें, और अपनी जो कमेंट्स हैं उसमें अपनी राय से हमें आगाह करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करके चैनल को कामयाब बनाएं। शुक्रिया नाज़रीन। बिस्मिल्लाह।